द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्केल अर्थात मापनियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केल तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र जो कि स्केल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान प्रयोग में लाए जाते हैं के बारे में बताएंगे। आइए सर्वप्रथम मापनी की परिभाषा जान लें। तो यहाँ मैंने लिख दिया है परिभाषा को कि मापनी वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी आकृति को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाकर, घटाकर या ठीक वैसा ही बनाया जाता है। मैं आपको मापनियों का प्रकार या टाइप्स ऑफ स्केल बताऊं, उससे पहले आपको लंबाई के विभिन्न मात्रकों को जान लेना ज़रूरी है और इन मात्रकों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना या बदलना भी आना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे छोटी जो इकाई वो मिलीमीटर की होती है और सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर की होती है। तो ये एक सीक्वेंस में होते हैं लगातार। मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर आता है। तो मिलीमीटर को स्मॉल m2 लिख करके दिखाए जाते हैं, मतलब जहाँ भी मीटर लिखना हो वहाँ स्मॉल m यूज़ किया जाता है। जैसे मीटर दिखाने के लिए यहाँ स्मॉल m, डेसीमीटर के लिए स्मॉल d और m यूज़ किया जाता है, सेंटीमीटर के लिए स्मॉल c और m। इन दोनों में अंतर यह है कि डेकामीटर में कैपिटल D यूज़ होता है और डेसीमीटर में स्मॉल d यूज़ होता है। हेक्टोमीटर के लिए शॉर्ट में hm लिखते हैं और किलोमीटर को शॉर्ट में कैपिटल K और m लिखते हैं। इन इकाइयों में आपस में संबंध भी होता है। जैसा मैंने यहाँ पे बता रखा है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये हमेशा 10 के गुणांक के रूप में होते हैं। इसका हम 10 गुना करेंगे तो ये आएगा, इसका 10 गुना कर देंगे तो अगली इकाई मिल जाएगी। हर एक अगली इकाई ठीक पिछली वाली इकाई का 10 गुना होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। यहाँ से ध्यान दें तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर आएगा, जो कि यहाँ मैंने लिखा है। तो ठीक ऐसे ही बढ़ते क्रम में ये होता जाता है। लंबाई के मात्रकों का ये सीक्वेंस बिल्कुल निश्चित होता है कि मिलीमीटर के बाद ही सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर और अगली इकाइयाँ आती जाती हैं। और इन इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर की होती है, सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर की होती है। अब आइए इनको हम एक दूसरे के इकाइयों में कन्वर्ट करने का तरीका बता देते हैं, ट्रिक विधि। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जहाँ से जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पे, जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे 1 लिख लीजिए और जिसके बारे में पूछा गया है फिर उसके आगे शून्य बढ़ाते जाइए यहाँ पे, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर मिल पाएगा वैल्यू। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें मिलीमीटर, 1 मीटर की वैल्यू मिलीमीटर में चाहिए, तो आप यहाँ से, आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आप क्या करिए, यहाँ से एक दूसरे को आपस में गुणा करते जाइए। तो 10 गुणे 10 बराबर 100 हो जाएगा, गुणे 10 करेंगे तो 1000। तो 1 मीटर से अगर मिलीमीटर तक हम पहुँचेंगे या 1 मीटर की वैल्यू मिलीमीटर में चाहिए तो हम यहाँ पे 1000 में मिल पाएगा। मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश कर रहा दोबारा। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया है कि 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, तो हमें किलोमीटर से कहाँ तक आता है, डेकामीटर तक आना है। तो ये 10 गुणे 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। मतलब 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होगा। दूसरी विधि से अगर देखें तो हमें किलोमीटर से कहाँ तक आना है, डेकामीटर तक आना है। तो जिसको पूछ रहा है उसके नीचे 1 लिखिए और बाकी शेष के आगे 0 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से भी वैल्यू आप देख पाएंगे कि 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर आएगा। मापनी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक दूसरे की यूनिट को आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ सर के लेकर के यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो आएगा कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर। या इसका उल्टा पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो कुछ नहीं करना है। ये जब इधर साइड में आएगा तो पावर चेंज हो जाती है, तो ये 10⁻⁻⁴ लिख दिया जाएगा हेक्टोमीटर।
अगर दूसरी विधि से देखें तो हमें हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर तक आना है, तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे और बाकी आगे शून्य बढ़ाते जाएंगे। तो हमें मिलेगा क्या कि 1 के आगे 4 शून्य मिलेंगे, जो कि 10⁴ के रूप में लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ स्केल की बात करें तो ये निम्न 5 प्रकार की होती हैं। पहला प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा कंपैरेटिव स्केल, चौथा स्केल ऑफ कॉर्ड और पांचवा वर्नियर स्केल। साधारण मापनी, विकर्ण मापनी, तुल्यात्मक मापनी, जीवा मापनी तथा पांचवा वर्नियर मापनी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल ये 3 मापनियाँ, पहला साधारण मापनी या प्लेन स्केल, दूसरा विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल और तीसरा स्केल ऑफ कॉर्ड या जीवा मापनी के बारे में ही पढ़ना होता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आइए हम आपको अब यहाँ पे प्रदर्शित तीनों मापनियों, जो एक साधारण मापनी है, ये विकर्ण मापनी है और ये जीवा मापनी में हम जनरल आइडिया दे देते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले प्लेन स्केल या साधारण मापनी का उपयोग 2 लगातार विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अर्थात 2 लगातार विमाएँ जैसे क्या हो गया, मिलीमीटर सेंटीमीटर, 2 लगातार विमाएँ क्या हो गई, मीटर डेकामीटर, जैसे कि हेक्टोमीटर किलोमीटर या तो डेकामीटर हेक्टोमीटर। जब कभी भी आपको 2 लगातार विमाओं को या इकाइयों को दर्शाना हो, वहाँ पे हम यहाँ पे साधारण मापनी का यूज करते हैं। तो पहली इकाई यहाँ पे प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर जैसे आपको 2 लगातार विमाएँ या कंसेक्यूटिव यूनिट दिखानी है, मीटर और डेकामीटर को, तो डेकामीटर को हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, और मीटर हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। ओके, जैसा कि आप संबंध ये भी जानते हैं कि 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी, या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगी, वो 1 डेकामीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 डेकामीटर होगी। अगर इसके हम 10 बराबर हिस्से कर लें तो हर एक हिस्से की वैल्यू, एक हिस्से की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो अगर 10 मीटर को हम मिला देंगे, ये 1-1 मीटर की दूरियां हैं, इसको हम बराबर ऐड कर दें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू जो आएगी 1 डेकामीटर के बराबर आएगी, जो कि इसके एक हिस्से के लंबाई के बराबर है। तो जहाँ कहीं भी 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स को प्रदर्शित करना हो, वहाँ आप प्लेन स्केल या साधारण मापनी का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर और मीटर को दिखाना है तो आप साधारण मापनी का यूज़ करेंगे, नहीं, लगातार 2 यूनिट होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। इनमें से साधारण मापनी का कंस्ट्रक्शन कुछ हिसाब से ही किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से ये अलग अलग खंड किए जाते हैं और आखिरी खंड के हमेशा 10 भाग किए जाते हैं, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स के बीच का जो अनुपात होता है 10 के गुणांकों के रूप में ही होता है, इसलिए हम इसके 10 खंड करते हैं। अगली मापनी जो आप बनी हुई दिख रहे हैं, इसके विकर्ण मापनी करते हैं। विकर्ण मापनी का यूज़ हम लगातार 3 यूनिट्स को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, कंसेक्यूटिव 3 यूनिट्स। अर्थात जैसे कि मान लीजिए मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, लगातार 3 यूनिट, लगातार 3 यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, डेसीमीटर होगी। यहाँ से अगर लें तो डेसीमीटर, मीटर और डेकामीटर होगा। तो सबसे बड़ी जो यूनिट होगी यहाँ पे प्रदर्शित की जाएगी। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इन 3 यूनिट्स को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट जो किलोमीटर की होगी ये यहाँ पे दिखाई जाएगी। उससे जो छोटी यूनिट हेक्टोमीटर है उसको हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, हेक्टोमीटर को, और सबसे छोटी यूनिट जो होगी डेकामीटर, वो इधर के साइड में प्रदर्शित की जाएगी। तो डेकामीटर को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे इधर के साइड में। तो विकर्ण की मापनी की रचना में जो आखिरी खंड होता है उसके भी 10 हिस्से किए जाते हैं। फिर ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके भी 10 हिस्से किए जाते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में सबसे छोटी यूनिट जो कि दर्शाई जाएगी, लगातार यूनिट है तो उसमें जो सबसे छोटी होगी यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, फिर उससे बड़ी वाली को यहाँ पे और सबसे बड़ी वाली को इस हिस्से में प्रदर्शित किया जाएगा। हमेशा हम 10 हिस्से इसलिए करते हैं कि जैसे आप अगर यहाँ पे रेशियो की बात करें या रिलेशन की बात करें तो 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 किलोमीटर होगी। अगर इसके हम 10 हिस्से कर दें तो हर एक हिस्से की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हेक्टोमीटर के बराबर।
तो 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। फिर क्या करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन देखें तो 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर होता है। तो हेक्टोमीटर यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा 10 हिस्सों में, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेकामीटर। तो विकर्ण मापनी पर हम अधिकतम 3 लगातार यूनिट को या 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स को यहाँ पे दिखा पाएंगे। अधिकतम 3 यूनिट ही यहाँ पे दिखाई जा सकती है विकर्ण मापनी में। साधारण मापनी में अधिकतम 2 यूनिट लगातार होनी चाहिए, कोई भी 2 यूनिट। इन मापनियों के कंस्ट्रक्शन का तरीका हम जब क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको सिखा देंगे। स्केल ऑफ कॉर्ड या जीवा मापनी का यूज़ हम जनरली एंगल्स को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक की रेखा के ऊपर लंब उठाया जाता है, फिर इसके 6 बराबर हिस्से किए जाते हैं और बाकी शेष भुजा के 3 बराबर हिस्से किए जाते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन को मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन जीवा मापनी का यूज जनरली कोड को मेज़र करने के लिए या बनाने के लिए किया जाता है। मापनियों का अगला क्लासिफिकेशन निरूपक भिन्न या आरएफ के आधार पे है, तो जिसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। निरूपक भिन्न के आधार पर मापनियाँ ये 3 प्रकार की होती हैं: रिड्यूसिंग स्केल, फुल स्केल, एनलार्जिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल मतलब न्यूनकारक मापनी, फुल का मतलब सम मापनी, एनलार्जिंग स्केल मतलब वृद्धिकारक मापनी। और जहाँ तक निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात है, तो ये एक अनुपात होता है, तो जिसे हम लिखते हैं आर एफ इक्वल टू ड्राइंग में वस्तु की माप बटे में वस्तु की वास्तविक माप। तो आपने मान लीजिए क्या किया कि 1 किलोमीटर की दूरी को अपनी ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ग्राउंड पे डायमेंशन वो कितने हैं, 1 किलोमीटर का है, लेकिन जब ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें आप किससे 1 किलोमीटर को किससे दर्शा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे जैसे आपको इसका आरएफ निकालना हो, जो आप ड्राइंग बनाएंगे और इस स्केल के हिसाब से अगर आरएफ निकालना होगा, तो आरएफ इक्वल टू आप लिखते हैं ड्राइंग में वस्तु की माप। ड्राइंग में वस्तु की माप कितनी आप लिख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की वास्तविक माप क्या है, 1 किलोमीटर। तो आरएफ इक्वल टू लिखेंगे ड्राइंग में वस्तु की माप जो कि आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं और आरएफ ये ले रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इस केस में आरएफ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर बाई 10⁵ सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो 1/10⁵ या 1 के आगे 5 शून्य के बराबर आरएफ की वैल्यू आएगी। तो ये अगर आप मान ध्यान देंगे तो हम 1 का 10⁵ भाग कर रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी 0.00001 करके आएगी। 3 2 5 पॉइंट पे ये बिंदु लगेगा, जो कि इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि बहुत अधिक लंबाई को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। जब ड्राइंग में आप बड़ी लंबाई को छोटी लंबाई में प्रदर्शित करेंगे तो आरएफ की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। मान लीजिए दूसरी कोई ड्राइंग आप कर रहे हैं, आपको बोला गया कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाइए, तो आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर स्केल से मेज़र करेंगे और उस त्रिभुज को बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज मान लीजिए बोल दिया कि 3 सेंटीमीटर भुजा का बनाइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे और इसको मेज़र करके आप आसानी से बना लेंगे। तो हुआ क्या कि 3 सेंटीमीटर की आपकी भुजा खींचनी थी और आपने ड्राइंग में भी इसको 3 सेंटीमीटर से ही खींचा। तो आप क्या कर रहे हैं, ड्राइंग में वस्तु की माप वही रख रहे हैं जो कि वस्तु की वास्तविक माप है। तो इस आधार पे आर एफ इक्वल टू आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जब कभी भी आप जितनी लंबाई खींचनी हो उतनी लंबाई की आप रेखा खींच रहे हैं, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं फुल स्केल में ड्राइंग करना, मतलब सम मापने, मतलब जो आपकी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप ड्राइंग किए जा रहे हैं। इन उदाहरणों से मुझे उम्मीद है कि आप निरूपक भिन्न या आरएफ को समझ गए होंगे। तो आइए इन तीनों स्केल में मैं अंतर समझा दूं। जब कभी भी आरएफ की वैल्यू 1 से कम <1 हो तो उस प्रकार की मापनी को हम न्यून कारक मापनी कहते हैं। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा कि मैंने बड़ी इकाई को बहुत छोटी इकाई में मतलब क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो इसी का कहेंगे रिड्यूसिंग स्केल, क्योंकि इसमें आरएफ की वैल्यू 1 से कम आई है।
दूसरा, जब कभी भी आर एफ की वैल्यू 1 के बराबर हो तो उसे हम सममापनी कहते हैं। जैसा कि दूसरे एग्जांपल में आपने देखा कि मैंने 3 सेंटीमीटर की रेखा मुझे खींचनी थी और मैंने उसे 3 सेंटीमीटर ही खींचा, तो यहाँ से आर एफ की वैल्यू 1 के बराबर आई है। तो जब कभी भी आर एफ की वैल्यू 1 के बराबर हो तो उसे सममापनी कहेंगे। और तीसरा, जब कभी भी आर एफ की वैल्यू 1 से अधिक आ जाए, मतलब रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन का मान 1 से अधिक आए, तो उसे हम एनलार्जिंग स्केल कहेंगे। तो ये तीनों केस थे कि लेस देन 1 रहेगा 1 से आर एफ की वैल्यू तो उसका रिड्यूसिंग स्केल, जब बराबर होगा तो फुल स्केल, और जब आर एफ की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो उसे हम एनलार्जिंग स्केल कहेंगे। ये केस कब होगा? जबकि आप बहुत छोटी ड्राइंग को या वस्तु की ड्राइंग को ड्राइंग करते वक्त उसे बहुत ही बड़ा खींच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप रिस्ट वॉच की ड्राइंग कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन करनी है और आपको अलग अलग उसके जो निडल्स हैं आप देखेंगे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ड्राइंग करेंगे तो थोड़ा छोटा खींचना मुश्किल होगा। आइए वीडियो के आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला को बता दें, जो कि स्केल से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन करेंगे या आप जो भी ड्राइंग करेंगे, प्लेन स्केल की करें या डायगोनल स्केल की करें, उसमें सबसे ज़्यादा ये हमेशा यूज में आएगी हर एक क्वेश्चन में, जो कि है कि मापनी की लंबाई इज इक्वल टू आर एफ इंटू मापनी से मापी जा सकने वाली दूरी, लेंथ ऑफ स्केल, जिसको शॉर्ट में एल डॉट ओ डॉट एफ कहेंगे, इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम मेजरेबल डिस्टेंस बाय दैट स्केल। ये याद रखिएगा, हमेशा आपको ये मापनी की लंबाई निकालनी पड़ेगी, जो कि हमेशा सेंटीमीटर में निकाली जाती है। ये इसलिए लगाई ले जाती है क्योंकि ड्राइंग में आपको इसी लंबाई की मापनी खींचनी पड़ेगी। ये हमेशा सेंटीमीटर में होगी और ये मापनी से मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी इनमें से कोई भी एक यूनिट में हो सकता है। बहुत बड़ी यूनिट भी हो सकती है, छोटी यूनिट भी हो सकती है, लेकिन ये जो लंबाई है मापनी की जो लंबाई आप निकालेंगे, जितने की लंबाई की आपकी ड्राइंग बनानी होगी, वो हमेशा सेंटीमीटर में ही आएगी। वो भी मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर तक की लंबाई या 25 सेंटीमीटर की लंबाई तक आता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। और ये किलोमीटर में भी हो सकता है। ये जो मापनी से मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी होगी वो किलोमीटर में भी हो सकता है, हेक्टोमीटर में भी हो सकता है, डेकामीटर में, मतलब किसी भी यूनिट में हो सकता है। ये आपको तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा फार्मूला जब आप मापनी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या ड्राइंग को बनाएंगे। तो मैं इसलिए बता दिया यहाँ पे कि इसको आपको याद रहना ज़रूरी है, ये हमेशा आपके काम आएगा और आपको ये कन्वर्जन भी आनी चाहिए मापनी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। उम्मीद है कि आपको इसमें बताई गई सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आखिर में आपको बताता चलूँ कि आर एफ समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इकाई नहीं होगी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, बस एक ये अनुपात होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।